नमस्कार मित्रों, मैं आज राकेश सर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं और उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विगत कई सालों से मैं देख रहा हूँ इस विषय से संबंधित बहुत बार प्रश्न आते हैं। एमपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, झारखंड तमाम एग्जामों में एक एक करके प्रश्न हमेशा यहाँ से 2 या 3 प्रश्न हमेशा यहाँ से बनते हैं और बहुत लोग तो कुछ ठीक करते हैं, लेकिन कई लोग बहुत सारे इतने आसान प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं। आज के पता है कि 1-2 नंबर से तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। शुरू करने से पूर्व कुछ हम आपको इसका एनालिसिस बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण एनसीएफ क्यों है, क्यों 2005 एनसीएफ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एक बार हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, देन आफ्टर हम आपको ये बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, एनसीएफ 2005 में लिखा गया, शिक्षा सभी को मुफ्त मिलनी चाहिए, अर्थात शिक्षा जो है जातिगत भेदभाव आधारित शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, तभी समस्त मानव जाति का कल्याण उसमें निहित है। तो निहित है, इसी को दृष्टि को रखते हुए ध्यान देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर एक कमेटी, संचालन कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। उनका मानना था कि बच्चों को जो ज्ञान है वो सिर्फ स्कूल के दायरे में सीमित रहकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बालक का विकास नहीं होगा। बालक ज़्यादा डिग्रियां रख लेने से भी बालक का विकास नहीं हो पाएगा और बच्चे को रटने की प्रणाली से पूरी तरह से मुक्त कराया जाए, क्योंकि यशपाल जी का मानना था कि ज्ञान का विस्फोट हुआ है, ज्ञान तो सभी ओर बटा हुआ है, लेकिन कुछ लोग रटने की प्रणाली को भी क्या शिक्षा मान लिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इनका यह भी मानना था कि बच्चों को करके सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करके सीखने पे बच्चा अगर लर्निंग बाय डू करके सीखेगा तो बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चों को कक्षा 2 तक गृह कार्य नहीं देना चाहिए। बच्चा 2 साल का जो होता है उसे खेलने खाने की उम्र होती है, गतिविधि करके सीखता, अनुभव द्वारा सीखता है। इन तमाम चीज़ों को इस एनसीएफ में शामिल किया गया है, इसलिए एनसीएफ 2005 ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ज़्यादा अगर समझाएंगे तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम एक करके एनसीएफ को 3 पार्टों में बांट दिए हैं। पहला है उसका प्रारंभिक इतिहास, दूसरा है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत और तीसरा उसका क्या है, सुझाव है। तो सबसे पहले हम उसका प्रारंभिक इतिहास देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं कि आखिर एनसीएफ 2005 में क्या है। तो 3 पार्ट हो गए। तो पहला पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए, पहला लिखा है एनसीएफ, हमने लिख दिया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक, पहली लाइन लिखा है, यह शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। क्या है? शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज। देखिए, ये कोई कानून नहीं है, ध्यान से बेटा देखना, ये कोई कानून नहीं है। नवीनतम का मतलब है, इसके पहले जो हम एक बार लेक्चर दिए थे आरटीई 2009, ये जो है आरटीई 2009 एक संसद द्वारा पारित एक कानून था, जबकि ये शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज जो शिक्षा में गुणवत्ता पर सुधार लाने के लिए डॉक्टर यशपाल के कमेटी गठित की गई थी, जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के सुधार के दृष्टिकोण से एनसीएफ 2005 लाया गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज? तो आप सीधे जानिएगा, ये सिर्फ शिक्षा के सुधार के लिए लाया गया था। जो आरटीई 2009 था, ये संसद द्वारा पारित एक कानून था। ठीक है, अब तक कुल 4 एनसीएफ आए हैं। अब तक कुल 4 एनसीएफ बनाए गए थे। जो पहला था 1975, दूसरा था 1988, तीसरा 2000 और फोर्थ जो हम पढ़ा रहे हैं 2005। ओके, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, इसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल थे। हमने पहले आपसे बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल जी थे।
इनका मानना था कि ज्ञान को सिर्फ स्कूल के दायरे में रखकर नहीं, बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देना चाहिए और रटने की प्रणाली का उन्होंने घोर विरोध किया था और केवल पाठ्य पुस्तकों तक ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के जीवन और समाज से जोड़ सके, तभी बालक का संपूर्ण विकास हो सकेगा। ठीक है, अब एक टर्म है ये भी देख लीजिए, प्रेरित। कभी कभी प्रश्न पूछता है एनसीएफ किस चीज़ से प्रेरित था। तो एनसीएफ जो है रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध लेखन था जिसका टाइटल था सभ्यता और प्रगति। यहीं से एनसीएफ 2005 प्रेरित था, यानी प्रभाव था, आधारित था। रविंद्रनाथ टैगोर के इस निबंध लेखन आप थोड़ा विस्तृत पढ़े तो उसमें बच्चों के क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता पर ज़्यादा विकास यानी ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि बच्चों को हमेशा सृजनशीलता का मतलब बच्चे करके जो सीखते हैं, गतिविधि आधारित सीखते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसे ही बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर ने ज़्यादा अपने निबंध में उल्लेखित किया था। तो उसी से प्रेरित था, सभ्यता और प्रकृति से प्रेरित था। अब ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, आप दोस्तों इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि एनसीएफ 2005 इतना महत्वपूर्ण इस लाइन से हो जाता है कि यह संविधान के 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें समस्त 22 भाषाओं में इसका अनुवाद कराया गया है। अर्थात कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीएफ 2005। इसके बाद देखिएगा एनसीईआरटी 2004 में 14 से 19 जुलाई एक बैठक हुई थी। एक नया एनसीएफ बनाने के लिए 2005 जो बनाया गया था वो 2004 में एक नया एनसीएफ बनाने के लिए मंत्रणा हुई थी, बैठक हुई थी। एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पे जो कमेटी गठित गई थी, जो अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल जी थे, उनके 35 सदस्य थे और 3 सदस्य एनसीईआरटी थे, कुल मिला के 38 सदस्य थे। तो ये थोड़ा उसका प्रारंभिक दस्तावेज था जहाँ पे हमने आपको बता दिया कि शिक्षा का न्यूनतम दस्तावेज है, कोई कानून नहीं था। 4 एनसीएफ बनाए गए, 75, 88, 2005 में था। अध्यक्ष यशपाल जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जहाँ पे सभ्यता और प्रगति, जहाँ से प्रेरित एनसीएफ बनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों के क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। बच्चा सृजनशील होना चाहिए, बच्चा करके सीखना चाहिए, गतिविधि आधारित सीखना चाहिए। उसी से प्रभावित एनसीएफ बनाया गया। इस संविधान के समस्त 22 भाषाओं में 8वीं सूची में इसका उल्लेख किया गया है। एनसीईआरटी 2004 का परिणाम था जो 2005 में यशपाल जी के अध्यक्ष में बनाया गया। ठीक, अब देखते हैं 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। देखिए बेटा, ये 5 जिस पे पूरा एनसीएफ पूरा एनसीएफ इन्हीं बातों पर ही आधारित है। अगर आप इसको ना भी समझ पाए हों तो ये सिर्फ समझ ले तो आप एनसीएफ हमेशा के लिए समझ जाएंगे, क्योंकि यही वो आधारभूत ढांचा है जिस पे पूरा एनसीएफ आधारित है। देखिए एनसीएफ की जो पहली लाइन है, 5 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में जो पहला है उसमें लिखा है शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात स्पष्ट है कि शिक्षा को जो ज्ञान है सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए। अर्थात बच्चों को सिर्फ डिग्री आधारित शिक्षा नहीं देना चाहिए कि आप स्कूल में डाल दिए तो बच्चों को खूब ढेर सारी डिग्री इकट्ठा कर लें, या फिर उसको रटने की प्रणाली, अर्थात बच्चों को रट्टा मार, स्कूल में विद्यालय जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसको बच्चों को रटवाया जाए तो इससे बालक का विकास थोड़ी हो पाएगा। रट जाएगा लेकिन उससे कभी भी चिंतन तर्क सद का विकास नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है यशपाल जी ने कहा कि हमें पता चला है कि ज्ञान का विस्फोट हुआ है, ज्ञान मुक्त सभी जगह फैल रहा है, तो शिक्षा को क्या सिर्फ स्कूल के दायरे में सीमित रख के पढ़ाया जाएगा? तो क्या बालक को विकास सीमित रख के हो सकता? असंभव। बालक का संपूर्ण विकास तभी होगा जब उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जो हमारे मूल्य हैं उसको सामाजिक, आर्थिक सभी विकास होगा, तभी बालक का संपूर्ण विकास हो सकता है। अर्थात स्कूल के अलावा उसके बाहरी जीवन, जो उसका वास्तविक जीवन है, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति के वातावरण में रहता है, उन तमाम चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में शामिल, स्कूल में शामिल करके पढ़ाना चाहिए, तभी बालक का संपूर्ण विकास हो सकेगा, अन्यथा नहीं। दूसरा जो वर्णन किया गया था, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ की सबसे खतरनाक लाइन। पूरा एनसीएफ इन्हीं 2-3 चीज़ों पर 2-3 बातों पर निर्भर है, लेकिन जो ये शब्द लिखा है रटना, रट्टा मार प्रणाली, देखिए
यशपाल साहब ने कहा था कि हमें तो ये पता चला है कि शिक्षा का विस्फोट हुआ, शिक्षा चारों ओर तो फैल रही है, लेकिन ये भी कहा कि कुछ लोग उस रटने की प्रणाली को भी क्या है, शिक्षा मान लें, जो कि सबसे गलत है। बालक का हम संपूर्ण विकास चाहते हैं, बालक को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चाहते हैं, अब बालक का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, बालक चाहते हैं कि बालक बेहतर हो, आदर्श भारत को अपना योगदान दे सके। क्या सिर्फ रटने की रट्टा मार प्रणाली से उसका विकास हो सकता है? नहीं, हम चाहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना है, जो छात्र है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखे। तो क्या सिर्फ रटने की प्रणाली से हो सकता है क्या? नहीं। उन्होंने कहा, कौन, यशपाल साहब ने कहा, शिक्षा को सिर्फ रटन विद्या छोड़ दो बेटा, सिर्फ किसका विकास करना चाहिए? चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, व्याख्यानात्मक कौशल इत्यादि का विकास करना चाहिए। तभी बालक बेहतर ढंग से सीख सकेगा, तब उसका अधिगम बेहतर होगा, तभी उसका बेहतर विकास हो सकेगा। 2 लाइन कितनी बेहतर लिखा गया, एनसीएफ 2005। रटना नहीं है और सिर्फ स्कूल के आधार पर शिक्षा नहीं देना है। तीसरा जो था, शिक्षा को केवल पुस्तकों तक केंद्रित न रहने दिया जाए। देखिए, यशपाल जी कहते थे शिक्षा को केवल पाठ पुस्तकों तक सीमित कर दिया जाए। अगर पाठ पुस्तकों तक सीमित कर दिया जाएगा तो बालक को संपूर्ण विकास कैसे हो पाएगा? इसलिए कहा, सिर्फ बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रख देने से बच्चों को ज्ञानात्मक में खुशी एक पक्ष का तो विकास होगा, पर बात वही है, संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। मोटी मोटी किताबों रख देने से बालक का विकास नहीं हो पाता। देखिए जैसे कैसे, अब होना क्या चाहिए, मोटी किताबों की अपेक्षा बालक को जीवन और समाज और परिवेश जिस वातावरण में रहता है उन सभी चीज़ों को शामिल करके पढ़ाना चाहिए, तभी बालक का विकास हो सकेगा। चौथा था, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और लचीला बनाया जाए। बच्चे को जब कक्षा में जब छात्र और शिक्षक में अंतः प्रक्रिया होती है तो बच्चे को करके सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और देखिए, समय और परिस्थितियों में परिवर्तन समाज में आता है, स्पष्ट है, उसी तरह समय और परिस्थितियों को सापेक्ष हमारे पाठ्यक्रम में भी बदलाव होना चाहिए। बच्चा अगर लर्निंग बाय डू करेगा, करके सीखेगा तो ज़्यादा बेहतर सीखेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर गतिविधि आधारित नहीं होगी तो कक्षा में शिक्षक हावी हो जाएगा। इससे क्या होगा, कक्षा के एनवायरनमेंट अनुशासन हो जाएगा, अनुशासन ज़्यादा हो जाएगा तो दबाव और तनाव भय व्याप्त हो जाएगा, किसमें, बच्चों में। तो लर्निंग जो होगी, लर्निंग आउटकम होगा, उपलब्धियाँ होगी, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी। इसलिए अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए वर्ष में एक बार परीक्षा होती है, अगर बच्चा रोज़ की अपेक्षा अभ्यास नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन लास्ट परीक्षा जब समीप आएगी, वर्ष की वार्षिक परीक्षा जैसे जैसे वो समीप आएगी, उस दिन उसके अंदर डर भय व्याप्त हो जाएगा, बहुत डरा महसूस करेगा, उसको डर होगा कहीं हम फेल ना हो जाए, डर माता पिता घर से बाहर नहीं निकाल दे। ये तमाम चीज़ें गतिविधियाँ तो करेगा। लेकिन अगर उसको कक्षा में रोज़ बाय रोज़ हर सप्ताह में मंथ में अगर एग्ज़ाम लिए जाएँ तो बच्चे के अंदर डर भय वातावरण नहीं होगा। अब बच्चा जो लास्ट में एग्ज़ाम वार्षिक होता है उसमें अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। फिर कहा गया राष्ट्र हित के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारा भी उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम में राष्ट्र हित, जितनी भी देशभक्ति हैं, देशभक्त हैं, आदर्शवाद हैं, समर्पण भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, तमाम जो चीज़ें हैं, संविधान के मूल, सभी क्या हो पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हमारा उद्देश्य कि बालक इन सभी चीज़ों को सीखे और पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएँ। देखिए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो हम चाहते हैं बच्चा सब मूल्यों को सीखे और सब पाठ्यक्रम में शामिल भी होना चाहिए, तभी बालक आदर्श भारत में अपना योगदान दे सकता है। ये था 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित है। जो 2 इसमें से जो 2 लग रहा है, इसमें हमको सबसे जो महत्वपूर्ण 2 है, ये एनसीईआरटी पूरी तरह से आधुनिक शिक्षा को, प्राचीन शिक्षा को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि यहाँ पे जिसे लिखा गया था, शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। थोड़ा एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, समझाने के बाद एग्जाम्पल देखिएगा। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बालक की डिग्री का विकास करना है, अच्छे मार्क्स लाना है? नहीं। उद्देश्य क्या है, छात्र के वास्तविक जीवन से जोड़कर, जहाँ बच्चा जिस परिवेश में रहता है, वातावरण में रहता है, बालक समाज से भी सीखता है, उन सभी चीज़ों को और उसके जीवन से संबंधित अगर पाठ्यक्रम होगा तो बालक अच्छा से सीखेगा।
हमने यहाँ कहा था शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाता है, चिंतन संयुक्त तर्क सत्य का विकास करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, तमाम चीज़ें एक साथ रख दिए जाएँ, मोटी मोटी किताबें रख दिए जाएँ, और बालक गीता हम कहेंगे अच्छा रमेश बताओ क्या गीता का श्लोक याद है, वो तुरंत एक श्लोक पढ़ के तो सुना देगा। लेकिन हम उसे कहें बेटा गीता के श्लोक को लिख के उसका अनुवाद करके उसका व्याख्यान करो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने रट तो लिया था, एक पक्षी ज्ञान था, लेकिन चिंतन तर्क सत्य व्याख्यान शक्तियों का विकास नहीं हो पाया था। तो एल साहब जब चाहते थे कि रटंत विद्या छोड़ो, इन चिंतन संग तर्क सत्य व्याख्यान कौशल का विकास होना चाहिए। यहाँ भी एक चीज़ देखिए, यहाँ वाला भी एक लाइन जो था, शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित न रहने दिया जाए। देखिए इसमें एक बात है, जब बालक छोटा था कुछ समय पहले देखिएगा एनबीएस में, केवीएस में, उनके बैग का वजन खूब ज़बरदस्त हुआ करता था, ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा किताबें रख दिए जाते थे। एक तरह से कहें तो किताबों को उनको जानबूझ गले में ठूस दिया जाता था। हाँ भाई, ठूस दिया जाता था, बड़ी बड़ी वजन किताब, बड़े बड़े बैग 10-15 किलो के वजन। लेकिन उन सब किताबों का क्या फ़ायदा, उसके वास्तविक जीवन से कोई संबंध ही नहीं था। हमें तो ऐसा शिक्षा चाहिए जो रोजगार परक हो, आत्मनिर्भरता हो। इन मोटी किताब की अपेक्षा तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो बालक जहाँ हो, जिस जीवन से, समाज से, परंपराओं से, तमाम चीज़ों को रह कर ही पढ़ाना चाहिए, तभी बालक का वास्तविक विकास हो सकता है, केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। फिर हमने कहा गतिविधि आधारित होना चाहिए, जो आपको चौथा पहले बता दिया था, राष्ट्र हित के महत्व को पाठ्यक्रम सब, यही 5 सिद्धांत थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए हमने 2-3 बार आपको बता दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद जो उसमें इस सिद्धांत के अलावा सुझाव, आखिर एनसीएफ 2005 सुझाव क्या देता है उसको भी देख लिया जाए। देखिए इसमें लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए यही चीज़ है वाली है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों के अंदर वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाएं डर एवं भय का वातावरण का संचार करती हैं। अगर हम रोज़ हर सप्ताह में, मंथ में अगर परीक्षा लेंगे तो बच्चों को अंदर डर भय व्याप्त नहीं होगा और उसका जो मूल्यांकन होगा बेहतर ढंग से हो सकेगा। इसलिए एनसीएफ 2005 में सतत व्यापक मूल्यांकन बहुत ही बेहतर ढंग से इसका एक्सप्लेन किया है। दूसरा था सुझाव में मोटी किताबों की असफलता। यशपाल जी मानते थे मोटी किताबें शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ सुधार थोड़ी करती हैं। आप उन किताबों को रखिए। अब बड़े बड़े बैग हैं, आप देखिए एनबीएस में, केवीएस में छोटे छोटे बालक होते पर उनके बैग का वजन बहुत ज़्यादा था, पीठ में प्रॉब्लम आने लगती थी। सभी माता पिता इसके लिए बहुत खिलाफ थे। इसलिए तो एनसीएफ 2005 इन सब ऐसा ना हो, इसलिए ऐसी किताबों का जिक्र किया गया जहां बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सिर्फ मोटी किताबें रख देने से, बाइबिल कुरान पढ़ लेने से बालक का विकास नहीं होगा। विकास तभी होगा जब उसके योग्यता और रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम में उन आधारभूत तत्वों को शामिल किया है जिससे बालक पढ़ के आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सके, रोजगार परक शिक्षा मिल सके। ऐसा एनसीएफ 2005 में हिसाब से चाहते थे। देखिए तीसरा था कक्षा में शांत वातावरण अधिगम नहीं। यशपाल जी का मानना भी था कि कक्षा में अगर शिक्षक चुपचाप आके सिर्फ पढ़ाएगा और कोई लर्निंग आउटकम नहीं होगा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, तो क्या ऐसा अधिगम माना जाएगा? नहीं। जब तक बच्चा शोर शराबा कक्षा में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अध्यापक और छात्रों के बीच एक अंतः प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा लर्निंग होगा। क्योंकि कक्षा में पथरा हुआ सन्नाटा अधिगम नहीं होता है, कक्षा में शांत वातावरण अधिगम नहीं होता है। अधिगम तभी बेहतर होता है जब छात्र प्रश्न करे, अध्यापक बताए, अध्यापक प्रश्न करे, उसके उत्तर छात्र बनाए, यानी दोनों के बीच में जो अंतः प्रक्रिया अगर बेहतर ढंग से चलेगी, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया तभी प्रभावशाली होगी जब दोनों के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन, अंतः प्रक्रिया। चौथा चीज़ जो सुझाव में एनसीएफ ने दिया था वो है बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेटेड बाय द चाइल्ड सेंटर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होती है, मनोविज्ञान स्पष्ट लिखा है। लेकिन एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषाएँ लिखी है, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं है। पूरा एनसीएफ का जान अगर कहा जाता है चाइल्ड सेंटर ही कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। पहले लिखा है आवाज़, दूसरा अनुभव। यशपाल जी कहते थे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है, बच्चों के कक्षा में जो आवाज़ करते हैं उनकी भी प्रमुखता सुनिए। अर्थात बच्चे जो कक्षा में बोलते हैं
उसको भी शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और अनुभव मतलब बच्चा को जो एक्सपीरियंस अर्थात जो पूर्व ज्ञान है, उसी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके भी अध्यापक उसी से रिलेटेड संबंधित विषय पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज हम असम में गए, बहुत सारे डायनासोर है, गैंडा है, लेकिन हमें अगर आज आते ही अकस्मात अगर शिक्षक गैंडा पढ़ाएगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। समझ में तब ज़्यादा आएगा जब उसके पूर्व ज्ञान संबंधित अन्य जानवरों को कक्षा में पढ़ाया गया हो। तो कहने का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, एनसीएफ 2005 कहता है, कक्षा के अंतर्गत जो अधिगम प्रक्रिया चलती है तो बच्चों की आवाज़ों को भी शिक्षक को सुनना चाहिए और उसके अनुभव, जो बालक जहाँ जिस राज्य से है उनके अनुभवों को भी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके कक्षा में शिक्षा देनी चाहिए, इससे कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया बेहतर ढंग से हो सके। देखिए नेक्स्ट है, बस्ते का वजन बढ़ा है परंतु गुणवत्ता पर शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। मोटी मोटी किताबें, बैगों का वजन तो बढ़ाया गया है। प्राचीन शिक्षा की कितना ज़बरदस्त मजाक उड़ाया गया है कि बस्ते का वजन तो बढ़ा है, सही बात है। एनबीएस केबीएस में कानून में जाइए तो वो बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें रखा है, परंतु उसके गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। ठीक, कैसे होगा? बात वही हुई, सिर्फ आप डिग्री लेने का शिक्षा को दे, सिर्फ डिग्री लेना थोड़ी है कि आप पढ़ लिए डिग्री ले लीजिए, या फिर शिक्षा को रट के पढ़ लीजिए। शिक्षा को रट के पढ़ेंगे एक डायरेक्शनल नॉलेज तो हो जाएगा, पर उसका आपको कभी बेहतर नॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रट्टा मार प्रणाली तो यशपाल जी कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि रटने की प्रणाली को भी लोग शिक्षा मान लेंगे। तो रटने की प्रणाली को शिक्षा मान लेंगे, लेकिन उसका व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास थोड़ी हो पाएगा, एक पक्षी नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, इंसाइक्लोपीडिया सब रखने, गीता वेद रख देने से बच्चों का विकास नहीं होता है। अरे बच्चों का विकास तब होगा जब उसके अनुरूप योग्यता और क्षमता के अनुसार उसका पाठ्यक्रम हो और गतिविधि आधारित होनी चाहिए, यानी रोज परक शिक्षा से आधारित शिक्षा होनी चाहिए, तभी बालक का विकास होगा, नहीं तो शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट है रोजगार परक शिक्षा। देखिए आज का बौद्ध काल में देखें तो शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। आधुनिक भारत में हमको क्या चाहिए? कैरियर निर्माण चाहिए। तो आज हम जो भी कुछ चीज़ें पढ़ाए गए हैं, एनसीएफ 2005 यही उद्देश्य था, हम चाहे जो पढ़े, लेकिन हमें क्या है, रोजगार परक शिक्षा, यानी हमें शिक्षा का उद्देश्य तो है हमें आत्मनिर्भरता बनना, लेकिन हमें पाठ्यक्रम उन तथ्यों को भी शामिल करना चाहिए जिससे बालक पढ़कर आने वाले दिनों में वह एक अच्छा आत्मनिर्भरता कुशल विद्यार्थी बन जाए, रोजगार परक शिक्षा बने, रोजगार उसे मिल जाए, है ना। तो हम ऐसे भी आज देखिए हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर रोजगार नहीं होगा तो शिक्षा से क्या फ़ायदा। तो शिक्षा में ऐसी तमाम चीज़ों को समावेश करना चाहिए जिससे बालक पढ़कर, उन तत्वों को पढ़कर, तथ्यों को पढ़कर वो अपने आप को एक सही डायरेक्शनल में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर ले। तो हमें तो रोजगार चाहिए, तो इसलिए शिक्षा बेहतर होगी तभी रोजगार मिलेगा। फिर उन्होंने कहा है पाठ सहगामी क्रियाओं। उन्होंने कहा देखिए बच्चों जो है करके सीखता है, लर्निंग बाय डू द्वारा सीखता है, करके सीखता है। बहुत सारे कक्षा में गतिविधि आधारित खेल के माध्यम से सीखता है, कहानी के माध्यम से सीखता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है जिसमें उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम तरह से उसका विकास होता रहता है। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो चित्रकला है, नृत्य कला है, संगीत कला का भी स्थान प्रमुखता से दिया जाए ताकि बालक सीख कर आगे चलकर अपने रोजगार मिल सके, उसको रोजगार मिल सके। एनसीएफ ये भी लाइन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, उसने कहा है कि गृह कार्य का विरोध। एनसीएफ 2005 में कहा है कक्षा 2 के बालकों को कम से कम गृह कार्य ना दिया जाए, और बच्चे 2 साल में जो होते हैं वो तो उनके खेलने की उम्र होती है, खेल खेलने में बच्चा सीख जाता है, अपने अनुभव द्वारा सीखता रहता है, इसलिए अननेसेसरी से गृह कार्य से ना लादा जाए, क्योंकि ज़्यादा मोटी किताबें, ज़्यादा बैग उसको गले में ठूस दिया जाएगा तो बच्चा आगे चलकर आदर्श भारत में अपना कोई योगदान नहीं दे सकेगा। क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना कि जो छात्र हैं वो आदर्श भारत में योगदान दे सके, अपना समर्पण की भावना विकसित करे, विश्व बंधुत्व की भावना विकास कर सके। ये तमाम चीज़ें उसमें होना चाहिए पाठ्यक्रम में। ये नहीं कि ज़्यादा ले आके गृह कार्य दे दो, रोज आओ गृह कार्य दो, तो बालक का विकास नहीं हो पाएगा। इससे बालक के अंदर अनेक प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाएंगे। शिक्षण सूत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एनसीएफ आप पढ़ लीजिए, पूरा प्राथमिक स्तर के लिए बनाया गया था,
तो भाषा भी हमारी कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा होती है मातृभाषा होती है। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र का है, इसमें कहा गया जब शिक्षक अपने अध्ययन प्रक्रिया शुरू करे तो शिक्षक पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके लर्निंग स्टार्ट करना चाहिए और ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। जो बच्चों को पहले से पता हो और जो ना पता हो, तो जो पहले से पता हो उसको रिलेट करके पढ़ाएगा तभी बालक अच्छी तरह से सीखेगा। दूसरा था मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चों को जैसे राम के बारे में पढ़ाना तो राम को दिखा दे, फिर राम की क्या विशेषता है उसको बाद धीरे धीरे करके पढ़ाएगा तो बच्चों को लर्निंग प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये सब एनसीएफ 2005 में इस बात का पूरा जिक्र किया गया है कि एनसीएफ 2005 आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है इसको बहुत ज़बरदस्त ढंग सिखाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बस यही है कि बालक का संपूर्ण विकास कैसे होगा, बालक को रोजगार परक शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, बालक को आत्मनिर्भरता कैसे मिलनी चाहिए, क्या रटने की प्रणाली से सिर्फ बच्चों का विकास हो सकता है, क्या सिर्फ स्कूल के दायरे में रहकर बच्चों का विकास किया जा सकता है या सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा के आधार पर ही बालक का विकास किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहना यही है एनसीएफ 2005 बच्चों को क्रिएटिविटी आनी चाहिए, करके सीखने पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए और जो जितने भी सिद्धांत है हर सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त से इसके अब व्याख्या है, आप खुद देख लीजिए। कुल मिला जुला के यही है एनसीएफ बच्चों के अंदर चिंतन संग तर्क का विकास करता है, रटने प्रणाली को प्रतिबंध करता है, सिर्फ केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बालक जहाँ रहता है जिस परिवेश में जिस समाज में रहता है उन तमाम चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना लाना चाहिए। करके सीखना लर्निंग बाय डू, करके सीखना गतिविधि आधारित शिक्षा को एनसीएफ अनुसार माना है। राष्ट्र हित के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, हमने आपको पहले बता दें। ये तमाम चीज़ें जो है एनसीएफ 2005 में उल्लेखित किया गया है। जो प्रश्न बनाए जाएंगे आपको हम सबसे पहले बता दें, प्रश्न आपके यहाँ से बनाए जा सकते हैं कि एनसीएफ 2005 किससे प्रेरित था, तो इस सभ्यता और प्रगति से प्रेरित था। एनसीईआरटी 2004 में 14 से 19 जुलाई का बैठक का परिणाम था जो 2005 आया और 4 बताए गए थे 1975, 88, 2005 में आया था। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत था जो मूल ढांचा है जिस पर एनसीएफ आधारित है। ये 5 आपको पहले बताया था कि शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए तथा डिग्री आधारित शिक्षा नहीं चाहिए। दूसरा, शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करें अर्थात विद्यार्थियों को चिंता शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, व्याख्यान कौशल का विकास करना चाहिए। शिक्षा केवल पुस्तकों तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए। गीता के श्लोक याद करने से फायदा नहीं, गीता के श्लोकों को लिख कर उसका व्याख्यान दिए तब पता चलेगा शिक्षा आपने बहुत बेहतर से सीखा है। इसलिए केवल पुस्तकों पर आधारित शिक्षा नहीं होना चाहिए, अन्य गतिविधियों को भी पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहिए। कक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए, बिल्कुल है। जो कक्षा में लर्निंग बाय डू चल रहा है उसको पूरा प्रभावशाली बनाना चाहिए और पाठ्यक्रम को समय प्रस्तुति के अनुरूप उसको लचीला बनाना चाहिए। अर्थात अगर कोई परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा 1 साल में परीक्षा भय वातावरण का व्याप्त करती है, संचार करती है। अगर उसको हर दिन हर समय सप्ताह एक मंथ में अगर परीक्षा ली जाएंगी तो बच्चों के अंदर कोई डर भय व्याप्त नहीं होगा। राष्ट्र हित के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना स्पष्ट है कि शिक्षा के उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के साथ साथ बच्चे राष्ट्र के हित में योगदान दे सके, समर्पण की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना इत्यादि सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए जिससे बालक अच्छी तरह समझ सके। फिर राष्ट्र के बारे में हमने सुझाव बताया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। मोटी किताबें इंसाइक्लोपीडिया बड़ी मोटी किताबें बच्चों के लिए ज्ञान के लिए ठीक नहीं होती हैं, सिर्फ डिग्री से नहीं होता है। ठीक, कक्षा में शांत वातावरण अधिगम नहीं होता, कक्षा में पछड़ा सन्नाटा अधिगम नहीं माना जाता है। अंतः क्रिया छात्र और शिक्षक में होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ आवाज़ अनुभव को प्रमुखता दी गई थी, मैंने स्पष्ट किया आपको। बस्ते का वजन तो बढ़ा, सही बात है। आसपास आप कहते थे हमें तो ये पता चला ज्ञान का विस्फोट हुआ है, परंतु यहाँ रटने की प्रणाली को भी ज्ञान मान लिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ वजन बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, आप उन तत्वों को शामिल कीजिए जिससे बालक को रोजगार परक आत्मनिर्भरता इत्यादि शिक्षा मिल सके। ठीक है, पाठ सामग्री में तो चित्रकला, नृत्यकला, संगीत कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि बालक पढ़ के अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इन्होंने एनसीएफ 2005 गृह काल होमवर्क कक्षा 2 तक का विरोध करता है। शिक्षण सूत्र जैसे आप पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें, ज्ञात से अज्ञात की ओर चले, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए। ये हमारा एक पहला पार्ट है, इसका हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे क्योंकि बहुत ब्रॉड है। मैंने जो मेन फैक्ट थे उसको लेके आया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप मेरे न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी
स्टडी जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितनी जल्दी आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हम आपको लाइव क्लास लेके आएंगे। हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आप लोग किसी तरह प्यार मिलता रहा तो उम्मीद करना दोस्त मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एक एक करके इस तरह समझाएंगे, और उम्मीद करना इस चैनल पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल फैक्ट होंगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से रखकर पढ़ाई जाएंगी। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। 2 या 3 प्रश्न जो आएंगे इसके बाद मैं इससे प्रश्न श्रृंखला भी बना दूंगा, आपको प्रश्न भी करा दूंगा। इससे बाहर कहीं भी कोई प्रश्न नहीं जाएगा। थैंक यू।